असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिस दिन से उसने उसको डांटा था उस दिन से उससे बात नहीं कर रही थी। हैदरी के आने से पहले वो सो जाती थी, नहीं तो किचमिच के कमरे में घुस जाती थी, और जब उसका इंतजार करते करते सो जाता तो अपने कमरे में आती। आज पूरा हफ्ता होने को था। वो चाह रहा था कि वो खुद इसकी नाराज़गी को दूर कर दे, मगर वो उल्टा उससे नाराज़ हुई घूम रहे थे। खाना खाकर वो रूम में आया तो आज फिर से उसका रूम खाली मिला। उसने किशमिश के रूम में चेक किया तो वो भी खाली था। दीदी, आज तुम्हारे सारे कस बल निकालूंगा, फिर नरमी का नाजायजा फायदा उठा लिया है तुमने। उससे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो मामा के रूम के पास से गुजरा तो उसके हंसने की आवाज आई। मेरे सामने तुम बना रहता है और यहाँ दांत ही बंद नहीं हो रहे। उसने खुद कलामी करके दरवाजा खोला था। वो बड़ी मामा की गोद में सर रखी बैठी थी, जबकि किशमिश उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। दीदी, रूम में आओ, उस दरवाजे पर खड़े खड़े कहा था, और दीदी के चेहरे का रंग फक हुआ था। मतलब पूरे हफ्ते बाद जलाते बात की थी तो यकीन उसकी हैर नहीं थी। क्यों, कोई काम है आपको? उसने लेटे लेटे ही पूछा था। हाँ, उसने यक लफ्ती जवाब दिया। जाओ किशमिश, तुम जरा उनकी बात सुन लो। मैं बाबा को, मुझे तुमसे काम है दीदी। वो दबे दबे गुस्से में गुराया था और दीदी की जान फटा हुई थी। जाओ सुन लो क्या कह रहा है। अब बड़ी बाबा भी बोली थी। जी अब चले मैं आती, उसने उठते हुए कहा था। जल्दी। वो कहकर पलटा था। वो उठ तो गई थी, मगर जान ये सोच कर फटा हुई थी कि रूम में कैसे जाए। कुछ ना सूझा तो फिर से किचपिच के रूम में घुस गई और चक्कर काट लगी, और तो और बेहयाली में दरवाजा बंद करना भी भूल गए। वो जो पूरे 5 मिनट वेट करके फिर से अपने गुस्से पर कंट्रोल करता उसे बुलाने जा रहा था। किशमिश के कमरे में से चक्कर काटता देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया। तुम्हारा रूप ये है? उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होकर घुराया, और वो जो अपने देर चक्कर काट रही थी परेशानी में एकदम डर कर मारे कांपी थे। नहीं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तो फिर? उसे से गुस्सैली नजर देखते हुए कहा। मुझे नहीं सुनी आपकी बात। उसे लड़खड़ाते लफ्ज मुंह से निकाले। तुम्हारी मनमानियों की ऐसी की तैसी। उसने आगे बढ़कर उसे बाहू में उठाया और रूम में लेकर आया। एक पाँव दरवाजा बंद किया और उसे बेड पर लटाया। बताओ मुझे क्या तकलीफ है, क्यों नहीं सुनी मेरी बात? वो उसके गले से दुपट्टा उतारकर फेंकते हुए कह रहा था। छोड़े मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, उसी पर झुकते हुए पूछ रहा था। मुझे जाने दे। सॉरी, ये नहीं काट सकता। पता भी है कितने दिनों से तड़पा रही हो। आज सारे हिसाब किताब बराबर करूंगा। उसने लव बाइट की थी उसकी गर्दन पर और वो दर्द से चलाए थे। दूर हटे, वो खुद को छिड़वाते हुए हल्का हो रही थी। सॉरी, ये भी नहीं कर सकता। वह हबाड़ अल्लू लहजे में बोला। आप भी डांटे ना। आप क्यों नहीं डांट रहे? उसे आंसू भरी हुई आंखों से शिकवा किया था। तो तुम भी उल्टी सीधी हरकतें ना किया करो ना, उसके कान की लो को दांत तले दबाते हुए कहा। आप प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना, उसने रोते हुए कहा। अच्छा, अब प्यार से समझाऊंगा, फिर बर्दाश्त करना मेरा समझाना। उसे उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू अपने होठों से चुने थे। पर प्लीज। अब वो उसके होठों पर झुका था और एक हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की थी। क्या हुआ? कौन था पापा? अरब के रूम में जब हमदर्दी आया तो उसने पूछा। उस बेवकूफ लड़की की कजर है विशाल काजब, उसके पीछे आई है उसे ढूंढने। उन्हें सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तो अब कहाँ है वो? फिलहाल तो बेहोश होकर अपने रूम में लौटा कर आया हूँ। बहुत बोलती है यार। मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की रात बहुत ज्यादा रंगीन होने वाली है, उन्हें हबासा से हंसते हुए कहा। पापा, आप यू बीन? उसे हंसते हुए समझते हुए हंसते हुए कहा था। यस भाई सर। क्या फर्क पड़ता है बहती गंगा में हाथ धोने से? कभी तुम धो लेना, कभी मैं। उन्हें से सलाह देते हुए फ्लक्स गाफ कहकर छोड़ा था। मगर मैं फज्जों को नहीं दूंगा आपको, उसने ठोस लहजे में कहा। मगर मैं विशाल काजल तुम्हें जरूर दूंगा, उसने फ्लक्स गाफ कहकर लगाया। चलो, बस 5 मिनट है हमारे पास। इनको लेकर बेसमेंट में उतरो, गाड़ियां आती होगी, तुम इसको लेकर जाओ। मैं विशाल को लेकर आता हूँ। मगर पापा, उनकी गाड़ियां अगर किसी को भड़क में लगी तो? उसने कुछ याद आने पर कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप इतना बेवकूफ है कि घर पर रखेगा गाड़ियां? शहर से बार ब्लास्ट करवाऊंगा। बोल चुका हो, यहाँ कोई भी सुराग नहीं छोड़ कर जाऊंगा। अब चलो, देर हो रही है, उन्हें हुज्जत में कहा। हेलो अजी, किधर हो? वो अजला के घर के बाहर मौजूद था। क्यों, घर पर हूँ, हैरियत? और दुआ? हदी ने अगला सवाल किया। सामने बैठी है, खाना खा रही है, उसने बेजार लहजे में कहा। शुक्र खुदा का। हदी ने शुक्र किया था। हुआ क्या है, सब ठीक है ना? अब से फिक्र हो रही थी। कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से आ, घर में बताता हूँ, उसने उजलत में कहा। और वो जो खाना खा रहा था, खाना छोड़कर सट सट पर पाँव भागता हुआ गया था। क्या हुआ, वो घर में बैठकर पूछ रहा था। और हादे उसे तफसील से बताया था सब कुछ। गाड़ी चलाते हुए कि कैसे अली ने उस आदमी की बातें सुनी, और कैसे उसे अपने कुछ महसूस बंदे निगरानी के लिए हायर किए, और कैसे इन लोगों ने फज्जा को ट्रेप करके घर तक बुलवाया था। व्हाट, इतना कुछ हो गया तुम लोग मुझे आप बता रही हो?
اور یہ علی مجھے پہلے بتا دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اذلان اس کی باتیں سن کر غصے سے گاڑی کے میرر پر مکہ مارا تھا، کیونکہ علی کو لگا تھا کہ شاید فجر ٹریپ نہ ہو اور اس کے پلان کو کامیاب نہ ہونے دے گا، مگر حد نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ یار یہ اتنی بیوقوف ہے، مطلب حد ہوتی ہے بیوقوفی کی، اپنی عزت داؤ پر کیسے لگا سکتی ہے یہ؟ اذلان نے غصے میں چلا کر کہا، صرف فجر ہی نہیں، بیشی بھی سے پیچھا کرتے ہوئے ہمدانی ہاؤس پہنچ چکی ہے اور آپ دونوں کی جان اور عزت کو خطرہ ہے۔ حد نے اسے آگاہ کیا۔ واٹ؟ بیچی سے یہ امید نہیں تھی، وہ تو اس کی بات سن کر اچھل پڑا، اور اگر فجر کو ذرا برابر بھی آنچ آئی یا بیچی کو، تو آج کی رات ارب ہمدانی کی آخری رات ہوگی۔ اس نے ہور چلاتی ہوئی آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ وہ ان دونوں کو لے کر بیس پر کی طرف بڑھے تھے اپنے اگلے لائن عمل کے لیے۔ فجر ارب کی باہوں میں تھی اور بیشی ہمدانی کی باہوں میں۔ بیس پر جا کر انہوں نے دونوں کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ ہمدانی نے فون کر گاڑیوں کا پوچھا اور اسے اطلاع ملی کہ ٹھیک 3 منٹ بعد گاڑیاں اس کے بیسمنٹ میں لاحق پچھلے گلی کے مین روڈ پر ہوگی اور وہاں تک انہیں پیدل چل کر جانا تھا۔ علی ہمدانی ہاؤس پہنچ چکا تھا، مگر چوکیدار اس کو بتایا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ کیا تم نے کسی لڑکی کو یا گاڑیوں کو اندر جاتے دیکھا؟ صاحب جی، ہم کل سے چھٹی پاتے ہیں، صاحب نے بولا تھا کہ کل جب تم آؤ گے تو اب لندن ہوگا، پیچھے سے گھر کا رکھوالی رکھنا۔ چوکیدار نے اپنے محسوس پٹھانوں والے انداز میں کہا، اچھا پیچھے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ اسے چوکیدار کو پیچھے ہٹانا اور اندر چلا گیا۔ مگر صاحب جی، چوکیدار نے روکنا چاہا تو عامر صاحب نے بتایا کہ وہ کچھ سیریس کیس کے مسئلے میں آیا ہے، تو وہ زیادہ نہ بولے اور انہیں تلاشی لینے دو، نہیں تو اپنے صاحب کے ساتھ وہ بھی برا پھنسے گا۔ چوکیدار بیچارہ غریب آدمی کوٹ کچہری جانے کی بجائے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور ایک سائے پر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ علی ابھی اندر پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے اذلان اور ہادی کی آوازیں آئی، تم لوگ نیچے دیکھو، میں اوپر کا چکر لگاتا ہوں، چپا چپا چھان مارو۔ اذلان نے غصے سے کہتے ہوئے اوپر کا رخ کیا۔ تقریباً سارے کمرے، کچن، گیراج، ہر جگہ وہ دیکھ چکے تھے، انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اذلان ارب کے کمرے میں گھسا ہی تھا کہ سامنے دشمن جگہ کا دوپٹہ آدھا بیڈ پر اور آدھا نیچے گرا ہوا ملا۔ تم ارب دانی، اگر میری اسٹرابری کو ذرا بھی ہراش ہے تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، میرے قہر سے بچ کر دکھانا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر دوپٹہ لپیٹے ہوئے قہر زدہ لہجے میں کہا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، ایسے جیسے ابھی کسی کا خون کر دے گے۔ ازی کچھ ملا؟ علی نے پوچھا تھا۔ نہیں، اسے بیگ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، یار پورا گھر چھان مارا ہے، ایک ایک چپا چھان لیا، کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہادی نے بے بسی سے کہا، ہوگا یہی ہوگا، کوئی نہ کوئی کلو، کیونکہ پیر کھڑے نگرانی پر دونوں بندے یہی کہہ لے گئے اس گھر میں لڑکیوں کو گھستے دیکھا تھا مگر نکلتے نہیں۔ علی نے کہا، تو یار پھر گاڑیاں کہاں گئی؟ وہ پیدل تو چل کر نہیں آئی تھی نا، گاڑیاں بھی تو ہوگی نا، وہ کیوں نہیں ہے باہر؟ ہادی بے بس تھا، تم دونوں نے کیا انہیں بچہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر وہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں تو پلان بھی کیا ہوگا نا کچھ۔ اذلان نے اڑ کر سامنے والے بک ریک کو زور سے ٹھوکر ماری تھی اور بک ریک زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے گرتے ہی پیچھے ایک چھوٹا سا ڈائری باکس نظر آیا تھا، اور یہ یہاں ہوگا کوئی نہ کوئی کلو۔ اذلان سے ڈائری باکس پر لگا ہوا گرین بٹن پریس کیا تو وہ دیوار جس پر ڈائری باکس لگا ہوا تھا ایک دم سے سامنے سے ہٹی اور سیڑھیاں نظر آئی۔ اسے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لائٹیں خود بخود روشن ہونے لگی۔ جب اذلان نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اسی ٹائم وہ دونوں کو اٹھائے گاڑیوں میں ڈال لیتے اور وہ ہادی اور علی جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگے، وہ بادہ کہیں دیر نہ ہو جائے، مگر دیر تو ہو گئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر باہر دروازے کی طرف بڑھے، ان کی گاڑیاں انہیں گلی سے باہر جاتی ہوئی نظر آئی۔ علی نے ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر عامر کو کال کی تھی، وہ اپنی گاڑی مین روڈ پر لے کر جا کر ان گاڑیوں کے پیچھے لگایا اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ تینوں دوبارہ سے بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی گاڑیوں تک آئے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر فل سپیڈ پہ گاڑیاں دہرا دی تھی۔ آج اس چوہے بلی کے کھیل کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ ارب ہمدانی، بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے تو نے، میری درکنوں کو چرانے کی کوشش کی ہے، تیری نسلوں کی درکنیں بند کر دوں گا میں۔ وہ غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ عزیز کام ڈاؤن، ہادی کو اس کے غصے سے ہو پایا تھا۔ جی عامر صاحب، آپ فالو کر رہے ہیں نا ان گاڑیوں کو؟ علی نے دوبارہ کال کر کے پوچھا تھا۔ جی سر، ہم آن دا وے ہے، عامر نے کہا۔ دھیان سے، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا چلا نا تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنا پلان بدلے، جانے دیں جہاں جاتے ہیں، بس فالو کریں۔ علی نے حکم جاری کیا تھا۔ جی سر، انہیں تاباداری سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ دونوں چودھری ذاکر کے فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے اور اب ان دونوں کو اٹھائے کمرے کی طرف بڑھے تھے اور ان کے روم میں لٹا دیا تھا۔ اور اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا، صرف 3 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد ہیلی آئے گا اور ہم نے جگہ بدل لی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہمدانی نے اس کو دوبارہ پلان بتایا تھا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں فجر کے چلانے کی آواز آئی۔
मुझे लगता है उसे होश आ गया है। अरब ने कहा, तुम्हें कहा था ना उसे ड्रग्स देकर करना जो भी करना है, तुम्हें समझ नहीं आई? उन्होंने गुस्से से कहा, पापा बस देने ही लगा था, उसने तड़पना तो देख लो जितना उसे मुझे तड़पाया है। मेरा भी हक बनता है उसे अजलान के लिए तड़पता देखो, अपनी इज्जत की भीख मांगता देखो, फिर पड़ेगी मेरे कलेजे को ठंडक। तुम्हारा मौत के मुंह से वापस आया हूँ, इतना इंजॉय करने का तो हक बनता है ना मेरा। उसने कमीनी हंसते हुए कहा, जो भी करना है जल्दी करो। वह कहते हुए अपने कमरे में घुसे थे जहाँ बिछी बेहोश पड़ी हुई थी और अरब अपने कमरे की तरफ। कौन सी जगह है ये? अरब तुम क्यों लाई हो मुझे यहाँ, और मेरा दुपट्टा कहाँ है? वो आंसू बहाते हुए पूछ रहे थे। रिलैक्स जानब, रो क्यों रही हो? यहाँ बस आप थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो गए। अरब ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे छोड़ो, मुझे घर जाने दो मुझे प्लीज। उसका हाथ झटका था। तुम्हें जाने दो? जो इतनी मुश्किल से हाथ आई है, आज तो तुम्हारे हुस्न से रात रंगीनी करनी है। उसने उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच कर कहा। मुझे नहीं पता था अरब कि तुम इतने कमीनी हो, मैं बीवी हूँ, किसी की अमानत हो, किसी की। तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ये? उसे रोते हुए कहा, अमानत? कैसी अमानत? तुम खुद चल कर आई हो मेरे पास, मैं तुम्हें घर से नहीं लेने गया था। इतना चोर का ख्याल होता तो मुझे शादी की उम्मीदें क्यों दिलाती फिरती थी? अब मेरे जज्बों को हवा दी है तो भुगतो। उसे उसके मुंह पर फूंक मारते हुए कहा, तो तुमने मुझे धोखे से बुलवाया था। मुझे जरा भी तुम्हारी गंदी चालू का पता होता तो मैं तुम पर थूकती बिना। उसे रोते हुए और चलाते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। उसे आगे बढ़कर उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगाए थे और वो लहरा कर जमीन बोस हुई थी। थप्पड़ इतनी शिद्दत का था कि उसके होंठ का कोना फट गया था और खून बहने लगा था। थूकेंगे तो लोग तुम पर इतना गंदा कर दूंगा मैं तुम्हें, खुद से पनाह मांगू फिरोगे, उसे गिन आएगी तुम्हें। यह कहते ही उसे बाहू में उठाकर बेड पर पटा था और वो खुद को छुड़वा रहे थे। उसके फ्राक के बाल फाड़ दिए थे। उसके गर्दन पर लब रखने ही वाला था जब फजर ने उसके हाथ पर दांत करे थे और वो दर्द से बिलबिला उठा था। उसे झटके से उसे उठाया, उसकी गर्दन दबाए थे, फिर पे दर पे उस पर थपड़ों के वार किए थे और फिर उसके सिरे से फ्राक का कपड़ा खींचा था कि वो फट गया था। प्लीज अजलान, मुझे बचा लो, आ जाओ। अजलान ने आ जाओ अजलान, उसने दर्द की शिद्दत से कुराते हुए कहा था। छोड़ो अरब, मैं किसी की अमानत हो। हाथ जोड़ते हुए मैं तुम्हारे आगे उसे हाथ जोड़े थे। अमानत? हाँ हाँ हाँ, किसकी अमानत? वो जिसे तुमने कभी शोर समझा ही नहीं है। जो औरतें मजबूत सहारा छोड़कर बाहर मुंह मारती है ना, उनका यही अजाब होता है। भुगतो अब। उस फिर से झुका था। वो कमरे में आए तो बिशी को होश में आता देखकर उनके पास बैठ के, कैसी हो बिशार डार्लिंग? वो उस पर झुकते हुए कहा। वो झटके से उठी थी। क्या किया है आपने मेरे साथ? उसे खौफ आया था खुद तो किसी अनजान जगह किसी की बाहू में देखकर। हाँ हाँ हाँ, कुछ किया तो नहीं है, मगर करने का इरादा रखता हूँ। उन्हें उसके पास से उठते हुए सिगरेट सुलगाई। अब तुम शराफत से मुझे अपना आप सौंप दो, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। उन्हें सिगरेट का कश लगाते हुए उसे गहरी नजर से देखते हुए कहा, प्लीज अंकल मुझे जाने दे, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ऋषि ने हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की थी। बिगाड़ा तो बहुत कुछ है तुमने मेरा, और अब बस ज्यादा बहस नहीं, मुझे ज्यादा बहस करने वाली लड़कियां नहीं पसंद। उन्हें तो झटके से अपनी तरफ खींचा था और वह पीछे से उसके फ्राक की जिप खोले थे। प्लीज अंकल लीव मी, आपकी तो बेटी होगी ना, छोड़े मुझे। उसकी बाहू में मचलते हुए कहा था। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, क्या का लगाकर कहते हुए उन्हें उसके कांधे से फ्राक खिसकाकर लब रखने चाहे तो उसे जोर से उनके पेपर मुका बड़ा था और वो दर्द से करा उठे। तू, उन्हें गुस्से से डांटते हुए जलता हुआ सिगरेट उसके कांधे पर रखकर दबाया था। जलन की शिद्दत से उसकी चीख निकली थी। वो रोते हुए नीचे बैठे चले गए। जब उन्हें सिगरेट सुलगा सुलगा कर उसके गर्दन पर जगह जगह लगाना शुरू किया, अब जब तक तुम मुझे खुद अपना आप नहीं सौंपोगी तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही जलाऊंगा। वो दर्द की शिद्दत से उनके आगे हाथ जोड़े थे। उन्हें उसकी फ्रॉक जगह जगह से नोच कर फाड़ देते, जिप भी तोड़ देते। वो रहम की भीख मांग रही थी, उनको तरस नहीं आ रहा था। जब उसकी गर्दन और कांधे पर जगह जगह निशान बना चुके तो उसको रोती को तड़पती को उठाकर बेड पर पटहा। वो तीनों हवेली पहुंच चुके थे। बाहर पहरे पर खड़े पहरेदारों को बारी बारी उड़ाते हुए वो हवेली की राहदारी में पहुंचे थे। नीचे के सारे कमरे चेक करने के बाद वो ऊपर की तरफ बढ़े थे और हमदानी जो बीशे की इज्जत दाग दाग करने ही लगा था, उसे बाहर से आते शोर ने जन्म खींचा। उसने उठकर दरवाजा खोल कर देखा तो अजलान अली और हादी को देखकर उसके होश ही उड़ गए। अजलान ने दार से दरवाजा खोला। हरम जिस पर झुकने ही लगा था, दरवाजे के बीचों बीच खड़े हुए असला को देखकर उसके सांस ही अटक गई थी और फजर ने उसको तड़पते हुए खुद से हटाने की कोशिश की थी। वो आगे बढ़ा, उसे पकड़कर खींचकर जमीन पर पटा था और उस पर बेदबे मुक्के बरसाने लगा। हिम्मत भी कैसे की तूने? कैसे की हिम्मत अजलान हदशा की बीवी को हाथ लगाने की, उस पर गंदी नियत रखने की? कैसी हिम्मत की तूने उसको लातू से और गुस्सों से मारा था?
कैसे तूने मेरी बीवी को, मेरी धड़कन को नुकसान पहुंचाने का सोचा, कैसे तूने उसे जख्म देने का सोचा। उसे उसका गला दबाया था। अरब का चेहरा खून से बढ़ गया था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और फज्जा दूर बैठी हुई कांपती हुई बेआवाज आंसू से रो रहे थे। अजलान के जुनून को देख रहे थे। छोड़ मुझे अजलान, अरब ने टूटे फूटे लफ्ज अदा किए थे। तुझे छोड़ दूं, तुझे इन इन हाथों से छुआ ना तूने मेरी इज्जत को। अजलान ने उसके दोनों हाथ पीछे को ले जाकर झटके से मरोड़े थे और वो दोनों बाजू की हड्डियां टूटने की आवाज आई थी। अजलान ने हदशा की गैरत की तरफ गंदी नगाह से देखने वाले को मैं सांस लेने का हक भी नहीं देता। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी पर अपनी हवस उतारने की। उसने जोरदार ठोकर मारी थी अरब के बेहोश वजूद को। उसने एक नजर कोने में बैठी सुकड़ी सिमटी फज्जो को देखा, जिसका वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह नजर रहा था। चेहरे पर थपड़ू के निशान, होंठ से रस्ता हुआ खून और गर्दन पर ढील के निशान। कमीज सीने से बाजू से फटी हुई थी। उसने झड़प से आंखें बंद की थी और उसे कभी हवा में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी मोहब्बत को इस हाल में देखेगा। उसको लगा था उसका दिल बंद हो जाएगा। उसे बेड की चादर खींच कर उसकी तरफ फेंकी थी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का ये हाल करने की तेरी? बोल बोल। अब उसके बेहोश वजूद को टोकरी से उड़ा रहा था। उस पर जरूर सवार था। अजीज छोड़ दे, पुलिस देख लेगी। हादिर अदराते हुए कहा। उसको अरब से दूर करना चाहता मगर उस पर जरूर सवार था। उधर जैसे ही हमदानी ने इन तीनों को देखा, वो रोती बिलखती विशी को छोड़कर अपना मोबाइल पकड़े खिड़की से बाहर को कूदा था और विशी वो तो बेआवाज आंसू से रो रही थी। अली ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और विशी पर नजर पड़ी तो उसकी हालत देखकर उसका खून खोल उठा था। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। वो आंखें बंद किए बार बार यही दुहरा रहे थे। सारा लिबास उसका फटा हुआ था, कांधे से फ्राक टलकी हुई थी, गर्दन पर कांधे पर सिगरेट के निशान। अली के दिल का कुछ हुआ था। छोटी सी नाजुक सी गुड़िया कितने अजाब से गुजरी थी। बिशी बिशी, उसे आगे बढ़कर आवाज दी थी और बिशी ने उठकर उसे अपने पूरे जोर से गले लगाया था, जैसे अगर वो चला गया तो उसके साथ फिर कुछ बुरा हो जाएगा। बिशी उठो, मैं हूं ना, अली कुछ नहीं होगा। इधर देखो। उसने उसे उठाया था और वो उसके गले लगी हुई बस बार बार यही दुहरा रहे थे। नहीं अली, मुझे मत छोड़ो, वो मुझे डर्टी कर देंगे। मुझे घर लेकर जाओ, मुझे घर जाना है, मुझे अरबी के पास जाना है। ले जाओ, फज्जो को छोड़ दो। डोंट डर्टी भी ली भी। वो डर्टी कर रहे थे मुझे, वो मॉन्स्टर है। डर्टी का लफ्ज सुनकर अली ने शिद्दत से मुठ्ठियां बीची। उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसकी तकलीफ का सोचकर दिल ऐसे जैसे कट गया था और रूह किसी ने खींच ली हो। कसम खाता है अली अरकब हार तुम्हारे एक एक ज़ाब का बदला लेगा। तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले के जिस्म से रूह नोच लेगा। ना जिंदा छोड़ूंगा और ना ही मुर्दा। उसने आहिस्ती से अल्लाह करते हुए उसके पेशानी पर बोसा दिया था। वो जो उसके गले लग गए अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो गई थी। फिर उसने बेड की चादर से उसके जिस्म को ढांपा था अच्छी तरह और दरवाजे पर खड़े हाथी ने बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी और अब उसे बाहू में किसी कीमती बता की तरह उठाकर बाहर की तरफ जा रहा था। पुलिस आ चुकी थी वहां और इस हवेली के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही थी। अजीज तुम दोनों फज्जो और बिशी को लेकर घर जाओ, मैं इन सबसे फारग होकर आता हूँ। हादी ने उसे कहा। नहीं, तुम लेकर जाओ। अजला ने दो टोक जवाब दिया था। अजीज प्लीज, शी नीड्स जो। उसने फज्जा की तरफ देखते हुए अजला को समझाना चाहा। शी नीड्स जो और मैं क्या हूँ? किसी ने जानने की कोशिश की मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, किस कर्ब से गुजर रहा हूँ? पूछो उससे अगर मैं ना आता या अली को इस वाक़े की खबर ना होती तो क्या हशर होता उसका। मेरी रूह भी कांप उठती है ये सब सोचकर। अपने साथ साथ उसने मेरी बच्ची उसने उस बच्ची की जिंदगी को भी, उसकी इज्जत को भी दांव पर लगाया। उसने मुझसे इंतकाम की खातर, उससे अलहदगी की खातर अदलान हैदशा की इज्जत को दांव पर लगाया। मेरा दिल बंद हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ अपने अंदर की लड़ाइयों से लड़ते लड़ते। मेरी बीवी को उस गधे इंसान के नापाक हाथ उसने गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारा इतनी शिद्दत से कि वो चूर हो गया और उसका हाथ लहू लहार। और बस ये देखने की देर थी कि फजर लहरा कर जमीन पर गिरी और वो अपने हाथ की फिक्र के बगैर एक जस्ट लगाकर उसका पहुंचा था और उसे अपनी बाहू में से बैठा था और अपने सीने में बीचा था किसी कीमती बता की तरह। मैं कह रहा था ना कि अभी कुछ बात क्या वो इस पोजीशन में नहीं है। हदी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बस हदी, अब मजीद नहीं और नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं ये सब। अब बस मेरी हिम्मत खत्म। उसने उससे जुड़ी हुई सारी खुशफहमियां खत्म और अब्बास मुझे आखिरी बार अरबी से बात करी है कहते हुए उसे उसको उठाकर गाड़ी में डाला था।